मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि भोपाल में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलन हुआ और सम्मेलन के बाद भोपाल घोषणा पत्र जारी किया गया। मेरा मुख्य विषय तो यही है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो इस तरह के और सम्मेलन हुए हैं उनके जो मुख्य विषय रहे हैं और जो घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु रहे हैं उनकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। लेकिन एक बात यहां आपको बताना चाहूंगा, भारत अभी ब्रिक्स संगठन की अध्यक्षता कर रहा है 2026 में। राइट, 18वां शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। यूं कह लीजिए, शिखर सम्मेलन ये नहीं है, ये मंत्रियों का सम्मेलन है, लेकिन भारत 18वें ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, आप यूं इसे कह सकते हैं। इसके दौरान जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, मंत्रालय होते हैं, उनके मंत्रियों के सम्मेलन हो रहे हैं देश में अलग अलग स्थानों पर। परीक्षा की दृष्टि से इसलिए ये ब्रिक्स का टॉपिक आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिविल सर्विस की दृष्टि से भी और जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उस दृष्टि से भी। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। तो पहली बात तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि इस साल इस टॉपिक को आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में शामिल करते हुए इसकी तैयारी करें, प्री की दृष्टि से भी और मेंस की दृष्टि से भी। और मैं जो आपके सामने इसके बारे में तथ्य अभी तक रखता रहा हूं और आगे भी जो रखता रहूंगा, वे इन दोनों ही एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर, प्री और मेंस दोनों को। दोस्तों, भोपाल में संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलन हुआ और इसके बाद घोषणा पत्र जारी किया गया। अलग अलग स्थानों पर भी जिन मंत्रालयों के मंत्रियों के सम्मेलन हुए हैं वहाँ भी घोषणा पत्र जारी किए गए हैं। एक स्थान पर घोषणा पत्र जारी नहीं किया जा सका, उस पर मैं संक्षिप्त जानकारी आप लोगों को दूंगा। लेकिन इस संदर्भ में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इस बार का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है उसका जो मूल कथन है, उसका जो मूल तथ्य है, वह है लचीलापन, नवाचार, सहयोग एवं स्थिरता। ये इसकी मुख्य थीम है। यानी कि जो अलग अलग सम्मेलन हो रहे मंत्रियों के, उनमें से जब आप एक कॉमन तथ्य निकालना चाहेंगे कि भाई संस्कृति के बारे में क्या बातें हुई, क्या घोषणा पत्र, कृषि के बारे में क्या घोषणा हुई, ऊर्जा के बारे में क्या घोषणा हुई, तो उन सब का जो आपको केंद्रीय चरित्र मिलेगा वो यही मिलेगा, लचीलापन, नवाचार, सहयोग एवं स्थिरता। इसीलिए ये जो मुख्य थीम है इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो भोपाल में संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है और उसमें जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसके जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रहे हैं, बस उन्हें ही मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें जो कही गई है घोषणा पत्र में कि अवैध रूप से हमारे देशों की जो सांस्कृतिक और पुरातात्विक धरोहरें विदेशों में पहुंच चुकी है, हम उन्हें घर वापसी के लिए मिलकर प्रयास करेंगे। हम यानी कि ब्रिक्स देश मिलकर इस बात के लिए प्रयास करेंगे कि हमारी जो पुरातात्विक जो धरोहरें हैं, जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं, वे विदेशों से वापस आ सके, या यूं कह लीजिए कि धरोहरों की वापसी के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। सम्मेलन के दौरान जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आई उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये इम्पॉर्टेंट है। ये बताया गया संस्कृति सचिव के द्वारा, केंद्रीय संस्कृति सचिव के द्वारा, कि लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में हमारी एक प्रतिमा रखी हुई है। धार की ऐतिहासिक भोजशाला जो है उससे जुड़ी हुई माँ वाग्देवी, जिन्हें हम कहते हैं सरस्वती, माँ वाग्देवी की
मूल प्रतिमा ये लंदन म्यूज़ियम में रखी हुई है। उन्होंने बताया कि अब इसके आने की संभावना बन गई है, इसका लीगल वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है और अब राजनयिक स्तर पर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है और पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही वाग्देवी की यह प्रतिमा भारत वापस आ जाएगी। लंदन म्यूज़ियम में बार बार दोहरा रहा हूँ, वहाँ यह प्रतिमा रखी हुई है। तो प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। एक तथ्य और उभर करके सामने आया है। केंद्र सरकार के अनुसार 1960 से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी कि विदेशों से सांस्कृतिक और जो हमारे पुरातात्विक धरोहर हैं उन्हें वापस लाया जाए। तो 1960 से लेकर के 2014 तक विदेशों से केवल 13 पुरावशेष वापस आए थे 2014 तक, और 2000 अब यह संख्या बढ़ करके 700 से अधिक हो चुकी है और सरकार की कोशिश है कि इसे जल्दी से जल्दी 1000 तक पहुंचा दिया जाए। तो ये एक आंकड़ा है और चूंकि संस्कृति आपके सिलेबस में है तो ये आंकड़ा आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यानी कि सरकार अब बहुत ही तीव्रता के साथ, बहुत ही गहराई और जिम्मेदारी के साथ वहाँ के धरोहरों को वापस लाने की कोशिश में लग गई है। दोस्तों, जो दूसरी सहमति बनी है वह यूनेस्को विश्व धरोहर से संबंधित है। जनरली होता यह है कि यूनेस्को में विश्व धरोहर के लिए एक देश के द्वारा केवल एक ही नामांकन एक साल में स्वीकार किया जाता है। अब ब्रिक्स देशों ने यह समझौता किया है कि साझा विरासत के लिए संयुक्त नामांकन हम करेंगे, और जब संयुक्त नामांकन करेंगे तो उससे उसी साल देश की दूसरी धरोहरों को भी यूनेस्को तक पहुंचने का मौका मिल सकता है। देखिए, यहाँ ध्यान रखिएगा, मिल सकता है। अब देखते हैं कि यूनेस्को इसे कितना स्वीकार कर पाता है, कितना नहीं। दोस्तों, तीसरी जो सहमति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सहमति है। उसके तहत इस बात पर सहमति जताई गई है कि ब्रिक्स देशों के जो कलाकार हैं, जो शिल्पकार हैं और जो सांस्कृतिक व्यक्ति हैं, उनकी स्वैच्छिक डिजिटल रजिस्ट्री बनाई जाएगी। इससे होगा क्या कि इससे सदस्य देशों के कलाकार आपस में जुड़ सकेंगे और सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए उन्हें साझा प्लेटफॉर्म मिल सकेगा। यानी कि जो कलाकार हैं उनके सामने एक नया आयाम खुल सकेगा और आदान प्रदान के रास्ते बहुत आसान हो सकेंगे। वो अपने स्तर पर भी चीज़ों को ढूंढ सकेंगे। दोस्तों, अगली जो सहमति है वो इस बात को लेकर के है कि लोक कलाओं और पारंपरिक ज्ञान को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए जो सदस्य देश हैं, उनके जो संग्रहालय हैं, जो पुस्तकालय हैं और जो अभिलेखागार हैं, आपसी सहयोग को बढ़ाएंगे। ये 4 बहुत महत्वपूर्ण सहमति हैं। देखिए, छोटी छोटी और सहमतियां बनती हैं, वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों, अब मैं इस तथ्य पर आ रहा हूं कि जो मंत्रियों के और सम्मेलन भारत में हो चुके हैं, उनमें मुख्य रूप से कौन कौन सी सहमतियां बन पाई हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, विदेश मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था, लेकिन उस सम्मेलन में घोषणा पत्र जारी नहीं किया जा सका, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अमेरिका और ईरान में वार चल रहा है, पश्चिम एशिया में संकट की स्थिति है, तो बहुत सी बातों पर सहमति नहीं बन पाई। इसलिए इस सम्मेलन के बाद अध्यक्ष का वक्तव्य एवं परिणाम दस्तावेज जारी किया गया है। अध्यक्षीय वक्तव्य आप कह सकते हैं एवं परिणाम दस्तावेज, इंग्लिश में इसे कहेंगे चेयर्स स्टेटमेंट एंड आउटकम डॉक्यूमेंट्स। और उसमें यह कहा गया है कि जो ब्रिक्स के देश हैं वो वैश्विक संगठनों में सुधार के लिए कोशिश करेंगे और आपसी विवादों को शांति से सुलझाया जाए, हम इस पर जोर देते हैं। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर संवाद की स्थिति कायम रहनी चाहिए। जो दूसरे सम्मेलन हुए हैं उन्हें ध्यान से सुनिएगा। विषय और स्थान, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। व्यापार और उद्योग मंत्रियों का सम्मेलन जो हुआ था वो जयपुर में हुआ था। उस सम्मेलन में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए ये है कि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सुधार के लिए कोशिश किया जाएगा और जो सूक्ष्म, लघु और जो मध्यम दर्जे के उद्योग होते हैं उनके विकास पर जोर दिया जाएगा, उनके सप्लाई चेन को बेहतर बनाया जाएगा। ये 2 मुख्य बिंदु थे और जो छोटे छोटे हैं उनकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ।
दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रियों का जो सम्मेलन था वो चंडीगढ़ में हुआ था। उसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, महामारी की रोकथाम के लिए तैयारी, डिजिटल स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाने के बारे में सहमति बनी। ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन गुरुग्राम में हुआ था। वहाँ इस बात पर सहमति बनी कि ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, ऊर्जा के मामले में स्टेबिलिटी लाई जाए और साथ ही साथ ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार करने के आपसी सहयोग को बढ़ावा जाए। यहाँ नवाचार का मतलब है कि कैसे हम ग्रीन एनर्जी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकते हैं। दोस्तों, फिर शिक्षा मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था वो भुवनेश्वर में हुआ था। उसमें जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है वह है कौशल विकास, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा, अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाना। और फिर एक सम्मेलन हुआ कृषि मंत्रियों का जो इंदौर में हुआ और उसमें खासकर जो हमारे लघु और सीमांत किसान होते हैं उनकी समस्याओं को सुलझाने पर जोर था और इसके साथ ही साथ जो पारंपरिक कृषि ज्ञान होता है उसका संरक्षण और विकास, इस बिंदु पर जोर दिया गया। तो दोस्तों, ये कुछ मंत्रियों के सम्मेलन से संबंधित स्थान के नाम और जो घोषणा पत्र के जो मुख्य तथ्य हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिक्स देशों के मंत्रियों के जो सम्मेलन भारत में हो रहे हैं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इन्हें इग्नोर मत कीजिएगा। फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही और अब डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।